Hi everyone, this is part 2 of Cell the Unit of Life, where we will be discussing prokaryotic cells. So, in this session, we will start with prokaryotic cells. ठीक है, we'll start with prokaryotic cells. तो पहली बात प्रोकैरियोट मतलब कि प्रिमिटिव nucleus. Primitive nucleus means membrane लेस न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसा वाला न्यूक्लियस मतलब कि उसका जो कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस हो, ऐसा न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है. ठीक है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा जो है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल. इट्स ओनली 0.3 माइक्रोमीटर्स बिग एंड इतना स्मॉल साइज पता है वो कैसे अचीव कर पाता है. अब सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक चीज़ होती है, सेल वॉल. ठीक है, वो सेल वॉल उन्हें प्रोटेक्शन ऑफर करती है. तो कैसे होते हैं वो, ऐसे होते हैं और उनके आसपास एक सेल वॉल होती है. ठीक है, ऐसे एक सेल वॉल होती है. The cell wall offers protection, but mycoplasma lacks a cell wall. It lacks cell wall. Because it lacks cell wall, it is very small in size. तो अगर तुमने ये cell wall इनमें से हटा दी है ना, ये cell wall जो है तुमने हटा दी, बहुत पतली सी कर दी, बहुत पतली सी अगर तुमने कर दी तो बेरली एनीथिंग. मेम्ब्रेन तो ऐसे चंक्स में होती है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट तो होती नहीं, तो बस मेम्ब्रेन रह जाएगी, सेल वॉल रहेगी भी नहीं. तो इतना छोटा सा ये मतलब पतली सी लेयर इसके आसपास होगी, तो दैट इज इट्स जस्ट अ सेल मेम्ब्रेन. तो दे लैक सेल वॉल्स. ठीक है, दे डोंट हैव सेल वॉल्स एंड ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा हैव सेल वॉल्स. ठीक है, इसके बाद किसकी बात करते हैं, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की जो है, बैक्टीरिया का जो मीडियम साइज होता है ना, बैक्टीरिया का जो मीडियम साइज होता है वो कितना होता है, 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर्स तक, है ना. 3 to 5 माइक्रोमीटर कैसे होता है साइज, मतलब एक तो होता है बेसिकली बैक्टीरियल एंथ्रैक्स. ये टिपिकल जो एग्जाम्पल दिया है ना साइज का, ये बैक्टीरियल एंथ्रैक्स का दिया, बिकॉज बैक्टीरिया तो बहुत टाइप्स के होते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर टाइप है इसमें 3 to 5 माइक्रोमीटर में वो अबंडेंट होता है. तो ये बैक्टीरियल एंथ्रैक्स का एग्जाम्पल है बेसिकली. अदरवाइज बैक्टीरिया आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस टू. देन देयर इज ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते थे पहले, बट अब क्या करें, इसका नाम अब क्या रखा है पता है, ब्लू ग्रीन एल्गे से ही सब जानते हैं, बट नाउ इट्स नॉट ब्लू ग्रीन एल्गे. इट वाज रीनेम्ड टू cyano bacteria because it is actually a type of bacteria. जो एल्गे था उसके नाम में ऐसे ही रखा था. इट इज़ नॉट एन एल्गे, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. एल्गे वाज wrong because what happened was that the blue green algae उसका नाम इसलिए रखा गया because जो वो थी वो ग्रीन कलर की थी and they thought it could do photosynthesis. ठीक है, वो खुद का खाना बना सकती थी, मतलब उसके अंदर जो थे क्लोरोप्लास्ट, या फिर ऐसे मैंने गलत ड्रॉ किया है, इट वॉज ग्रीन इन कलर. ठीक है, ये तुम्हारा वो है, तो इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे. क्लोरोप्लास्ट नहीं, आई एम सो सॉरी, इट वाज अ या आई थिंक इट कुड डू फोटोसिंथेसिस, है ना. तो इसलिए उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गे रख दिया गया बिकॉज जो था उस वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकती थी. तो ये जो फीचर था उन्हें लगा कि एक टाइप ऑफ प्लांट होगा, इसलिए उसके नाम में एल्गे रख दिया, बट दिस इज रॉन्ग. नाउ इट इज़ कॉल्ड सायानो बैक्टीरिया. बैक्टीरिया उसके नाम में आ गया बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉट एल्गे. देन वी हैव PPLO. PPLO, which is Pneumonia
like organisms. These are actually pathogens and they cause diseases such as pneumonia, and they are so small that they go unnoticed into our respiratory tract. We don't even notice. हमारी mucus में भी कैप्चर नहीं होते और ये हमारे respiratory tract में घुस के डिसीज़ हमें पैदा कर देते हैं. तो ये निमोनिया कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं. तो दे आर कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज निमोनिया जैसे बहुत सारे डिसीजेज होते हैं. और अब हमें पता चल गया कोरोना वायरस जो कोविड डिसीज़ है वो भी एक्चुअली निमोनिया टाइप ऑफ डिसीज़ ही है. तो जो PPLO है एक तरीके से निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सारे PPLO में फॉल करते हैं. ठीक है, तो समझ गए. इसके एग्जांपल्स काफ़ी सारे हमने दे दिए. माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, जो ये यहाँ पे बैक्टीरियल एंथ्रैक्स कंसिडर किया गया, साइनोबैक्टीरिया है ना, और PPLO. इनके साइजेस नहीं बताया बट इनको कंसिडर किया है. दे आर स्मॉलर एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली. इनकी क्या एक फीचर होता है कि ये छोटे होते हैं ना. अब जो छोटे हैं तो ये बहुत जल्दी से डिवाइड हो जाते हैं. ये जो है ना 2 सेल्स में बहुत जल्दी से डिवाइड हो जाते हैं, वरना जो है इनको डिवीजन में बहुत ज़्यादा समय लगता है. स्मॉलर एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली. ओके, सो वी हैव टिपिकल बैक्टीरिया. अब जो है ये जो है तुम्हारा टिपिकल बैक्टीरियल एंथ्रैक्स का एग्जाम्पल है. वरना जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है उसकी क्या लेंथ होती है, 1 to 2 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया इज 1 to 2 माइक्रोमीटर्स. टिपिकल बैक्टीरियल जो सेल होता है वो ऐसा दिखता है, उसकी लेंथ जो होती है ना 1 to 2 माइक्रोमीटर्स ही होती है. वो जो 3 to 5 माइक्रोमीटर्स था वो कौन सा बैक्टीरिया था, बैक्टीरियल एंथ्रैक्स. वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम था. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं वायरसेस. वायरसेस आर सो स्मॉल, दे आर नॉट प्रोकैरियोटिक सेल्स बट दे आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जिनको ऑफन प्रोकैरियोटिक समझा जाता है. तो दीज वायरसेस व्हेन दे आर इन देयर लिविंग स्टेट दे कुड रेंज फ्रॉम 0.02 माइक्रोमीटर्स टू 0.2 माइक्रोमीटर्स. इतना ज़्यादा उनका रेंज हो सकता है. ये नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक बिकॉज दे आर नॉट लिविंग. जो वायरस होते हैं ना, जैसे जो बेसिक सेल के फंक्शंस होते हैं, ईट, स्लीप नहीं, मेटाबॉलिज्म है ना, ब्रीथ मतलब रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, जो ये सारे बेसिक से फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे वो नहीं कर सकता है. जो है ना ये सारे फंक्शंस जो है वायरसेस कैन नॉट डू. ठीक है, वायरसेस जो हैं ये सारे फंक्शंस नहीं कर सकते. तो उन्हें कहाँ से तुम लिविंग पर कुछ जो चीज़ें होती हैं वो उनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है बट वो फुल सेल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं. ठीक है, एंड देन यू हैव PPLO. PPLO आर 0.1 माइक्रोमीटर्स. नाउ माइकोप्लाज्मा की एक कॉन्स्पिरेसी आई थी. ये जो PPLO इनको क्या बताया गया है, 0.1 माइक्रोमीटर बताया गया. और जो स्मॉलेस्ट सेल है उसको तुमने क्या बताया, उसको तुमने 0.3 माइक्रोमीटर्स बताया. ये जो है ना PPLO का, ये अब PPLO जो है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों होते हैं. बिकॉज जो वायरसेस होते हैं जैसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में तुम्हारे वायरसेस भी आते हैं. आई गेस, आई डोंट नो. जो कोविड है जो कि एक निमोनिया जैसा डिसीज़ है वो किससे कॉज होता है, वो वायरस से कॉज होता है. वायरस उसको कॉज करता है ना. तो viruses are very tiny, so if they are included here in pleuropneumonia like organisms then saying 0.1 micrometers is not wrong. ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर भी सही है. तो ये जो है लिविंग नहीं है. माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. ओके, अंडरस्टूड, क्लियर. ओके, नाउ फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. ना बैक्टीरिया आर सो अबंडेंट कि उनकी फोर बेसिक शेप्स होती हैं. पहली बेसिक शेप होती है बैक्यूलस विच इज रॉड लाइक. बैक्यूलस इज रॉड लाइक मतलब इट्स लाइक दिस. ठीक है, रॉड जैसी शेप होती है. ये एक इंडिविजुअल फ्लैजेलेटेड बैक्यूलस है. चेन में अगर वो प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है. ये चेन में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसे ये जो है रॉड जैसी इनकी शेप होती है.
इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद क्या आता है, बैक्टीरिया के बाद आता है हमारा कॉकस। अब कॉकस के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, ओ आता है ना इसमें कॉकस में, दिस मीन्स ओ, इस तरीके से स्फेरिकल। और अगर इनको चेन लाइक कंसिडर किया जाए तो इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चेन में इस तरीके से नज़र आते हैं, तो स्फेरिकल होते हैं। कॉकस के बाद हमारे मन में आता है एग्जाम्पल विब्रियो। विब्रियो जो होता है वो कॉमा शेप्ड होता है इस तरीके से, ये विब्रियो की एक्चुअली बेसिक जो शेप होती है ना वो इसी तरीके से आती है, उसकी कॉमा शेप होती है, ठीक है, ऐसे, दिस इज विब्रियो। एंड जो फोर्थ बेसिक शेप होती है दैट इज नोन एज स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम मतलब स्पाइरल जैसा ही होता है, ठीक है, स्पाइरिलियम लाइक अ स्पाइरल। So you have four basic shapes of bacteria, clearly distinguishable. Bacillus is rod-like, Coccus is spherical, Vibrio is comma-shaped, and Spiralium is spiral. Okay, these are the four shapes of prokaryotic cells, or bacteria in specific, because bacteria is the major prokaryotic cells. When you talk about prokaryotes, we talk about them. Now they have genomic DNA. What's genomic DNA? अब genomic DNA is quite an interesting concept, students. I will tell you, 1 second. I'm checking something. Yes, right. Genomic DNA. Now genomic DNA is, what is their genomic DNA? ठीक है, एक तो उनका क्या होता है जीनोमिक डीएनए। अब तुम्हें कुछ भी आइडेंटिटी है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए विच मेक्स यू यू। व्हाट इज जीनोमिक डीएनए? जीनोमिक DNA makes you you. Genomic DNA makes you. ठीक है, तुम कौन बनाता है, तो उसे हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जो कि हमारी जीन्स होती हैं, या होता ही होता है हमारे अंदर। तो ये कैसा होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम, इट कुड बी अ सिंगल क्रोमोसोम और इट कुड बी सर्कुलर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए कैसा होता है, एक ऐसे और एक और स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स आते हैं, ये ऑलमोस्ट सर्कल इन शेप होता है। तो दिस इज योर दीज आइदर दिस और दिस, इनमें से एक जो होता है जीनोमिक डीएनए होता है, मतलब जीन्स में प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा प्लाज्मिड डीएनए, इसके साथ ही साथ क्या आता है, प्लाज्मिड डीएनए विच इज सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द मेन डीएनए। ये मेन डीएनए है, ये तुम्हारा मेन डीएनए, ये तो होता ही होता है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, अब जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिकॉज एक दूसरे से ही पैदा होते हैं, ठीक है, सेम सेल डिवीजन से सेम टू सेम रेप्लिकेशन होता है और सेम टू सेम सेट्स जो है पैदा हो जाते हैं। कभी कभी माइन्यूट डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट योर प्लाज्मिड डीएनएज मेक यू डिफरेंट। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए वो होते हैं जो कि तुम्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इट्स सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीन, ये जो है सर्कुलर डीएनए ही होता है, प्लाज्मिड डीएनए। दिस मेक्स यू डिफरेंट, है ना। जैसे किसी के जो है हेजल आइज है, किसी के ब्लू आइज है, जैसे इंसानों में बात की जाए तो किसी के ब्लू आइज है, किसी के हेजल आइज है। तो वाई इज़ दैट, बिकॉज दे हैव डिफरेंसेस इन देयर जीन्स, है ना। उनके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें डिफ्रेंसिएशन लाना है, कुछ वेरिएशन लानी है किसी। जैसे अगर सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से, जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, एक वेपन है, एक काइंड ऑफ वेपन अगेंस्ट बैक्टीरिया है। इफ़ ऑल द बैक्टीरिया वुड डाई फ्रॉम दीज एंटीबायोटिक्स, अगर सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से मर जाते तो बैक्टीरिया ही ख़त्म हो जाते, विच इज़ नॉट अ गुड डील। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं दैट आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, मतलब उन्होंने खुद में रेजिस्टेंस डेवलप कर ली बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए। ये उनके प्लाज्मिड डीएनए की वजह से उनके पास रेजिस्टेंस है, ये उनको एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इट कॉन्फर्स सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सारे बैक्टीरिया ऐसे नहीं हैं, कुछ जो हैं ऐसे भी हैं, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़, कुछ जो है ऐसे भी है। और ना ये यूनिक फिनोटाइपिक जो बाहर दिखने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूनिक हैं, दैट इज ऑफर्ड बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एज आई सेड। ठीक है, बेनिफिशियल टू बैक्टीरिया, ये जो है बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल है। कि बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड कैसे बेनिफिशियल है कि उनमें कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना, एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो बैक्टीरिया, मतलब कि एंटीबायोटिक्स कैन नॉट किल देम एनी मोर। So in that case, they have developed a specific resistance to antibiotics. That's a useful thing for bacteria, but for us it is not, because अगर हम बीमार पड़े, हमारे बच्चे बीमार पड़े, तो अब वो बैक्टीरिया को हम डिफीट ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो डिफीट ही नहीं होगा एंटीबायोटिक्स से। दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस, बट इट इज़ यूजफुल फॉर देम। बट प्लाज्मिड DNA इज ऑल्सो यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉरेन DNA. इट इज़ बेनिफिशियल टू बायोलॉजिस्ट। अब क्या होता है कि उनका जो प्लाज्मिड DNA होता है ना, ये इस तरीके से होता है ना, सर्कुलर DNA। अब क्या करते हैं ना बायोलॉजिस्ट को चेक करना है कि अगर इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक हमने लेट्स से इसमें एक स्पेसिफिक जीन डाल दी है ना, तो क्या करेंगे, वो इधर से कट करेंगे। उनको चेक करना है कि सर्दियों में ये बैक्टीरिया, अगर हमने इसमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट डाल दिया तो क्या ये बैक्टीरिया वॉल्केनोज में सर्वाइव कर सकता है क्या। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है जीन उन्होंने कट करके ना केयरफुली एक स्पेसिफिक जीन डाल दी। ठीक है, अब जो है वो इस बैक्टीरिया को एक कोल्ड पहाड़ी मतलब या फिर लैब में जो है कोल्ड रीजन में इसको एक्सपोज करेंगे। नाउ दे विल चेक कि ये फ्रीजिंग से ही मरता है या नहीं मरता है। ठीक है, इस ड्रग को इन्होंने डाल दिया और इन्होंने एक फ्रीजिंग जगह पे डाल दिया, तो अब आइदर दिस बैक्टीरिया विल लिव और इट विल डाई। अब इससे क्या है, साइंटिस्ट को बहुत फ़ायदा होगा, उनको पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है ये ठंडी में जो है इस बैक्टीरिया को मार सकती है। या उन्होंने एक स्पेसिफिक मेडिसिन डाल दी, चेक करेंगे कि बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो फॉरेन DNA के साथ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर देखना है कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली इट विल नॉट रिएक्ट द सेम वे, तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसे चेक करने के लिए प्लास्टिड्स बहुत मदद आती है, बिकॉज प्लास्टिड का ही DNA तुम ऑल्टर कर सकते हो, नॉर्मल जीनोटाइप के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ राइबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स की मदद से वो क्या करते हैं, उसकी मदद से वो अपने प्रोटीन्स बना लेते हैं, है ना। तो राइबोसोम्स तो उनमें मिलते हैं क्योंकि राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती, बहुत छोटे से होते हैं। इनका जो कंटेंट है ना वो एक तरीके से सेल के साथ कंटिन्यूस ही रहता है, ये बहुत छोटे होते हैं, तो ये मिल जाते हैं इनमें जो प्रोटीन्स बना देते हैं। ठीक है, अब उनको अगर न्यूट्रिएंट स्टोर करना है तो उनके पास ना ही वैक्यूल है ना ही प्लास्टिड्स जैसे होता है ल्यूकोप्लास्ट एलायरोप्लास्ट वगैरह, ये सब भी नहीं है उनके पास। तो वो किस में स्टोर करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स, इंक्लूजन्स में। उनके न्यूट्रिएंट स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन्स या इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, तो दे स्टोर द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, दे स्टोर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, जो इंक्लूजन्स होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ कह दो, इंक्लूजन बॉडीज़, दे स्टोर द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। जो एक्सेस में जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं उसको हम इंक्लूजन बॉडी में, ये लोग ऐसे छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं उसमें जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी सी होती हैं और नथिंग स्पेसिफिक अबाउट दैम। एंड दे ऑल्सो हैव मीसोसोम। तो बहुत सारे जो उनके फंक्शंस हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन ही कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे में तो ऐसे रहती है, बट इनमें क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन ना छोटी सी इनफोल्डिंग ले लेती है, इस तरीके से ना फोल्ड हो जाती है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। अब इससे क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मीसोसोम। अब ये मीसोसोम के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। जो मीसोसोम होती है ना ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, एंड इसके बहुत सारे फंक्शंस ये खुद कर देती है। तो ये जो है मीसोसोम की बात हो गई। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? ऑलराइट, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो ये थोड़ा बहुत इनके बारे में मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, आज के सेशन में हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स ही करेंगे।
ठीक है, तो इसका मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या होता है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे। यार मेरा टैब ना, आईपैड ना बहुत गिर रहा है। सेल मेम्ब्रेन लिख रही हूँ, एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, ये अब हमारा टॉपिक है। अब जो इनका सेल एनवेलप होता है, जो सेल एनवेलप करता है, सेल के चारों ओर जो स्ट्रक्चर रहता है, सेल एनवेलप, इसके क्या, ये क्या होता है, एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट एंड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, जो इस सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, पहला इसका पार्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर वाली जो कोटिंग होती है, जो कवरिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब इस ग्लाइकोकैलिक्स, फिर इसके बीच में क्या आता है, बीच में आती है फिर सेल वॉल, और सबसे अंदर आती है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। उससे पहले 2 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये जो है ना, हर टाइप के एनवायरनमेंट में इनको रहने की आदत होती है, और बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस में भी ये रहते हैं। तो कैसे रहते हैं, इसका ये सीक्रेट है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, इट कुड बी लाइक अ स्लाइम लेयर। स्लाइम तो तुम पता है ना, बच्चे जिनसे खेलते हैं, एक डिस्गस्टिंग लगती है बहुत लोगों को, बट वो एक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी चीज़ होती है जिसको तुम पुल कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, होल्स बना सकते हो उसमें, वैसी सी, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक नोजी जैसी टेक्सचर की होती है, एंड उसे खेलने में मज़ा आता है। फिर फेविकॉल को जब तुम अपने हाथ में बहुत चिप कर लेते हो, तो वो जो बनता है वो उस तरीके का स्लाइम लेयर हो सकती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स वैसा हो सकता है, या कैप्सूल लाइक भी। कैप्सूल क्या होता है, थिक, टफ। ठीक है, बहुत थिक सा, मतलब ऐसे थिक सा आ जाए, और ना एकदम टफ, थिक एंड टफ, ऐसे जो होता है वो इसकी क्या, अगर ग्लाइकोकैलिक्स के साथ थिक एंड टफ हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको अपन बोलते हैं, अगर वो थिक एंड टफ होता है तो उसको अपन बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स ऐसा भी हो सकता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का वन एंड ओनली फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। क्यों होती है ऐसी स्लाइम लेयर या कैप्सूल, जिससे प्रोटेक्शन मिले सेल को, एक एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। फिर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का तो स्ट्रक्चर होता ही है कि शेप और फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अब क्या होती है जब ये सेल वॉल है, ठीक है, एक तो ये सेल को एक अच्छी सी, जो स्लाइम है वो तो कुछ सेल को शेप दे नहीं सकती है, जो कैप्सूल है वो बस एक कैप्सूल की तरह रहेगा, बट सेल को मेनली जो शेप देती है ना, वो होती है उसकी सेल वॉल। वो सेल को एक अच्छी शेप देती है कि सेल की शेप कैसी है। ठीक है, और फिर जो अंदर लेट्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। ठीक है, अब अगर सेल ने बहुत ज़्यादा पानी बाहर कर दिया है, तो ये जो सेल वॉल है ना, ये एक्सपैंड हो के एक पॉइंट के बाद सेल को जाने ही नहीं देगी, उससे छोटा होने ही नहीं देगी, तो वो कोलैप्स नहीं हो सकता है सेल, बिकॉज उसके पास एक थिक टफ सेल वॉल पड़ी है उसके पास, है ना, तो इसलिए वो कोलैप्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट हैज़ अ थिक टफ सेल वॉल। तो इट विल नॉट लेट इट कोलैप्स, कोलैप्स बिल्कुल नहीं होने देगी सेल को। और अगर सेल जो है बर्स्ट होने की कोशिश करे, कि ये सेल वॉल है ना, अब क्या करे सेल, कोशिश कि वो बर्स्ट हो जाए, सेल ट्राइज टू गेट बर्स्ट, है ना, जैसे ये बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। अब जो सेल वॉल है उसका यही काम है कि वो सेल को ना रोकेगी, उसको धक्का देगी अंदर की तरफ, ऐसे भी धक्का देगी। जब वो धक्का देगी अंदर की तरफ, तो जो सेल इधर बाहर की तरफ धक्का देगी, रेड में बनाती हूँ, इधर जो है बाहर की तरफ सेल वॉल धक्का देगी, इधर अंदर की तरफ धक्का देगी, तो बर्स्टिंग से भी प्रिवेंट करती है सेल वॉल। ठीक है, और शेप भी देती है। इसके बाद थर्ड जो हमने बताया था वो थी सेल मेम्ब्रेन, विच इज़, और सेल वॉल का एक और फंक्शन होता है कि इतना बड़ा, लेट्स से, ठीक है, वैसे तो ये सबको जाने देती है ना, वैसे इसको जैसे जैसे एक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो है रेजिडेंट्स रहते हैं और एक सिक्योरिटी होता है। अब जो रेजिडेंट्स हैं उनका काम सिक्योरिटी का तो होता नहीं, प्रोटेक्शन का तो होता नहीं, है ना, बट अगर कोई आदमी आए जो कि ना मास्क लगा लिया उसने, ऊपर से हैट लगा ली, बिल्कुल काले कपड़ों में आ रहा है, हाथ में गोली है, गन है, तो उसको क्या करेंगे, रेजिडेंट्स भी नहीं जाने देंगे, रेजिडेंट्स भी उस समय क्या करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, इवन तो रेजिडेंट्स का काम नहीं है उसको स्टॉप करना, वो उसे स्टॉप करेंगे। क्यों स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि वो चोर है, उन्हें पता चल रहा है कि अच्छा आदमी नहीं है, तो उसे रोक लेंगे,
है ना। तो इसी तरीके से जो है सेल वॉल का काम मेनली जो है स्टॉपेज का नहीं होता, वो पूरी परमेबल होती है। पर अगर कोई इतना बड़ा मॉलिक्यूल, मतलब सेल के साइज का मॉलिक्यूल अंदर घुसना चाह रहा है छोटे से सेल में, अब वो बोल रहा है कि मुझे घुसने दो, तो सेल वॉल विल नॉट लेट इट एंटर, उसको नहीं घुसने देगी, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं घुसने देती, तो रेजिडेंट की तरह होती है कि इसका काम नहीं है, उनको नहीं रोकने का काम इसका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दिमाग नहीं, इसको नहीं पता क्या कौन है, बट फिर भी अगर इसको कुछ सस्पेशन हो तो ये थोड़ा बहुत काम कर सकती है, ठीक है। तो ये सेल वॉल के बारे में एक और फीचर था। वरना सेल मेम्ब्रेन, अब हम आते हैं जिसका काम है रोकने का, सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल, जैसे ही यूकैरियोट्स में होती है सेल मेम्ब्रेन, सेम स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में भी होता है। ये बिल्कुल सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब ना ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देती है, कुछ ही को बाहर जाने देती है, कुछ ही को अंदर आने देती है। सिक्योरिटी गार्ड होती है, मेनली इसी का काम होता है ये सब करने का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है रोकने का या जाने देने का। तो एक तरीके से जो तीनों हैं वो प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव यूनिट है, प्रोटेक्टिव यूनिट। इन तीनों को मिला के जो बनता है सेल एनवेलप, एंड दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। इवन दो तीनों के फंक्शंस काफ़ी वेरीड हैं, ओके। नाउ ठीक है, बैक्टीरियल का जो सेल एनवेलप है उसकी एक मैंने बहुत अच्छी पिक्चर मैंने बनाई थी अपनी बुक में। वेल, सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके बाहर जो है तुम्हारी सेल वॉल आ जाएगी, है ना। आई विल ड्रॉ एंड शो यू अगैन, मैंने अपनी बुक में एक बहुत अच्छी फ़ोटो बना रखी है उसकी। ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बिकॉज वो साइटोप्लाज्म से क्लोजली एसोसिएटेड होती है ना। ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके बाहर तुम्हारी थोड़ी सी थिक सेल वॉल, एंड उसके बाहर तुम्हारी बहुत थिक, इसको हम ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है इस तरीके का कैप्सूल, या पतली सी स्लाइम लेयर। तो दीज आर योर 3 लेयर्स, ओके। ये बैक्टीरियल सेल एनवेलप होता है फॉर योर रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मीजोसोम, जो मैंने तुम्हें पहले भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था कि मीजोसोम क्या क्या है ये, ठीक है। ओ गॉड, ये तो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया। नोट्स अगर तुम्हें चाहिए कि पीडीएफ, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल लिंक इट, ओके। Alright, let us start to write. अब जो है आता है मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक्सटेंशन ऑफ पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सेम एज यूकैरियोटिक सेल्स। अब पीएम में तुम्हारे क्या एक्सटेंशन, मतलब कि तुम्हारा वेसिकल हो सकता है ना, एक बबल जैसा हो सकता है, या फिर जो है ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या लैमेला हो सकता है ना। इन तीनों में से एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है एक्सटेंशन हो सकती है, ठीक है। जो है मीजोसोम कुछ भी हो सकता है, ट्यूब की तरह हो सकता है, लैमेला की तरह भी हो सकता है, या वेसिकल की तरह भी हो सकती है। अब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, इसका जो फंक्शन है मीजोसोम के बहुत फंक्शन है। अब मैं लिखना शुरू करती हूँ, किसी और कलर से लिखती हूँ कि फंक्शंस पता हो जाने चाहिए। पहली बात जो है सेल वॉल फॉर्मेशन। अगर सेल वॉल जो है वो मीजोसोम से फॉर्म होती है, बिकॉज कोई ऑर्गेनल तो होता नहीं फॉर्मेशन के लिए, तो मीजोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो है ना इनके लिए यूकैरियोटिक सेल्स में भी अभी हमने डिफाइन नहीं किया कि क्या फॉर्म करता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी
ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए, जो है डीएनए को रेप्लिकेट भी करेगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, मतलब दोनों डॉटर सेल्स में जो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो करना है वो भी यही करेंगी। सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेंगी, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में मदद करेंगी। ठीक है, रेस्पिरेशन में मदद करेंगी कि ब्रीथ और मतलब ऑक्सीजन निकालने में, उन सब में हेल्प करेगी रेस्पिरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। सिक्रीशन में मदद करेगी, कुछ भी एंजाइम सिक्रीट करनी हो, लाइसोसोम है नहीं। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया तो इंक्रीज करती है ना, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इंक्रीज करती ही है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट, एंजाइमेटिक कंटेंट, जो एंजाइमेटिक कंटेंट होता है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक कंटेंट को इंक्रीज करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। अब इसकी एक गुड एग्जांपल कैसे होगा कि तुम्हारे बाहर जो है तुम सेल वॉल रख लो इस तरीके से, सेल वॉल एंड अंदर पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसकी ही एक्सटेंशन जो है, फिर सेल वॉल तो रह सकती है, ठीक है, जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। बेटा तू अंधेरे में क्यों पढ़ता है राजकुमारी? क्योंकि मैं आईपैड में पढ़ रही हूँ ना। ये भी तो खोला हुआ है साथ में, ये नाटक है क्या? सब पढ़ रही हूँ। Made richer by those who share their path. हाँ, 30 दिसंबर को क्यों लगा रखा है यार? ओह शिट, आई फॉरगॉट। क्या यार, जनवरी 1 का क्या था? बिलीव इन गार्डियन एंजल्स, दे बिलीव इन यू एंड दे आर फॉरएवर बाय योर साइड। और सेकंड का, All of our tomorrows are in the seeds we plant today. our tomorrows are in the seeds we plant today. करेक्ट ना? सही है। चलो, Wow, I should have literally not put that on my status. I'm gonna hide it from some teachers now. Chromatophores. Okay, chromatophores. What are chromatophores, honey? Chromatophores are quite interesting things. I don't even. Okay, I'm so sorry. Yes. Now we have chromatophores. Chromatophores. What are chromatophores? Well, other membranous extensions in cyanobacteria, which is also your blue-green algae, that contain pigments. ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया बताया था ना मैंने, साइनोबैक्टीरिया जो है उसका यही नाम है, उसको ब्लू ग्रीन algae हम बोलते थे, बट ये वो है नहीं। बट वो क्या है, वो फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये फोटोसिंथेटिक चीज़ जो है, हाउ कुड समथिंग विच इज़ फोटोसिंथेटिक बी अ बैक्टीरिया, तो दे नेम्ड इट algae, बट देन वी फाउंड आउट इट इज़ एक्चुअली अ बैक्टीरिया। उसके जो सारे फीचर्स हैं वो बैक्टीरिया वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो है स्पेशल अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस जो है, मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, एंड दे स्टोर पिगमेंट्स, है ना, ये क्रोमैटोफोर्स होते हैं, पिगमेंट स्टोर करते हैं, और मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस ही होते हैं, बट ये पिगमेंट स्टोर करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में ये क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजेला. Bacterial flagella are thin filamentous extensions from cell walls of motile bacteria. Bacterial flagella are thin filamentous extensions from cell wall of motile bacteria. Oh gosh. कोई भी मूवेबल बैक्टीरिया है ना, तो उसकी सेल वॉल में से, उसकी सेल वॉल
ओके, नॉट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। उसमें से जो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस निकलते हैं उन्हें हम फ्लैजेला बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरियल फ्लैजेला होते हैं। जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला। Bacterial flagella are rather thin and like filaments, while eukaryotic flagella are well made. So if you want to draw bacterial flagella, it will be thin and filamentous. Filament जैसा होगा वो और thin होगा, ठीक है, वो तुम्हारा बैक्टीरियल फ्लैजेला होगा, ठीक है। एंड इट इज़ अ मोटाइल स्ट्रक्चर विच मीन्स इट हेल्प्स इन मोटिलिटी और मूवमेंट, ठीक है, मोटिलिटी और movement. In non-motile structures, you have we have got pili, which is a long hair-like tubular structure made of special proteins. It's a long We don't have space for few things which you can keep here. small bristle-like And short these two fibers. chargers also. I'll tell you, 1 second. Give me a second there. Yes. Pili and fimbriae. Okay, there are pili and then there are fimbriae. So these are very interesting actually. How does the bacteria sit on something? कैसे वो attach होता है? So these are your pili, which are long bristle-like structures. Pili की definition क्या देखिए? Long hair-like tubular proteins. ये hair-like होते हैं. और fimbriae क्या होते हैं? Small bristle-like structures. माँ पापा आ गए? स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे ब्रिसल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ब्रश की या किसी भी चीज़ के, जो ब्रिसल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए. सो दीज आर पिलाई एंड दीज आर फिम्ब्रिए. ओह शिट, मेड एन एरर. These are pili and these are fimbriae. Oh, I think I did it right. I don't know. But yeah, fimbriae are the small bristle-like structures. Bristle. Bristle. ठीक है, this is how I remember. And what do they do कि अगर वो किसी rock पे बैठा है bacteria, है ना, bacteria sitting on any like rocky pathy structure, so what will happen is कि if it is sitting on a rocky or a pathy structure, then its fimbriae will poke through the rocks. Fimbriae and pili will help it get attached so that it can stay. जैसे हमारी स्किन पे इतने सारे बैक्टीरिया बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? Because of their pili and their fimbriae. These are the structures that help. Okay. Then we have ribosomes. Okay. इसके बाद हमारे डिक्शनरी में आते हैं. फ्लैजेला का एक स्ट्रक्चर भी है. आई विल टेल यू अबाउट इट. Bacterial flagellum has an interesting structure. So first of all, there is a now there are 3 layers, right? सबसे पहली जो तुम्हारी लेयर होती है, I will draw the structure and show you, even though ये तुम्हारे लिए important इतना है नहीं, but I'll show you. Plasma membrane, cell wall, glycocalyx. 3 हमारी layers होती हैं, ठीक है. Plasma membrane, cell wall, glycocalyx. ठीक है. अब इन 3 लेयर्स में से अब मैं रेड में ड्रॉ करूँगी तुम्हारी बेसल बॉडी. एक बॉडी होती है जो कि इन तीनों लेयर्स में ना इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं. इन तीनों लेयर्स में से फॉर्म होती है, एक्चुअली इन्हीं 3 लेयर्स में ये फॉर्म होती है सेल वॉल बेसिकली, बट ये इस तरीके से होती है, ठीक है. ये जो बॉडी है ना, इस तरीके से ये
ये जो है ये तुम्हारी बेसल बॉडी है। अब यहाँ से एक फिलामेंट राइज होता है जो कि ऐसे जाता है, ठीक है, और इस फिलामेंट के आसपास एक हुक प्रेजेंट होता है। इस तरीके से उसके आसपास एक हुक प्रेजेंट होता है एंड इसमें तुम जो अम्मा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये होता है बैक्टीरियल फ्लैजेलम, ठीक है। इन 3 लेयर्स में से आता है। ये क्या है तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है सेल वॉल, ये क्या है ग्लाइको कैलक्स, ठीक है। ये तुम्हारा हुक, ये तुम्हारा फिलामेंट, ये तुम्हारी बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये तुम्हारे बैक्टीरियल फ्लैजेलम के पार्ट्स हैं, ओके। नाउ next we have got the second most important part जो हमारे पास है, उसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब राइबोसोम्स जो हैं दे आर स्मॉलर दैन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में हमेशा एक स्पेस का होता है, हमेशा स्पेस की एक प्रॉब्लम होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं दे आर ऑलवेज स्मॉलर दैन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो है सेल मेम्ब्रेन है ना, उसी के ऊपर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स ना, राइबोसोम्स आई विल ड्रॉ इन अ डिफरेंट कलर। सेल मेम्ब्रेन है ना, उसी के ऊपर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स दे आर एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इनके पास कोई ईआर तो होता नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता नहीं। इनके सारे फंक्शंस जो है क्या करती है, मीसोसोम करती है, या तो है ना, या तो मीसोसोम फुलफिल करती है, मीसोसोम करती है, या फिर क्या करती है, या मीसोसोम ही करती है। फिर जो है वो एक और स्ट्रक्चर क्या बताया था अपन ने, क्या था उसका नाम, क्रोमैटोफोर्स। तो ना इनके मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ही सारे फंक्शंस को फुलफिल करती है। इनकी मेम्ब्रेन ही जो है सारे इनके ऑर्गेनेल्स भी होती है। तो राइबोसोम्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन। 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, इनका साइज काफ़ी कम होता है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर ये इनका साइज होता है, ठीक है। 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, they have two subunits 50s and 30s, two subunits are present 50s and 30s, ठीक है। S का मतलब क्या होता है, स्वेटबर्ग यूनिट्स और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। स्वेटबर्ग तो उसका साइंटिस्ट का नाम था, तो स्वेटबर्ग यूनिट्स बिकॉज नाउ यू माइट नो आस्क कि 70s अगर है तो इसका 50s और 30s कहाँ से आई, तो 80s एडअप करता है, बट इट इज़ बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर actually Swedberg units, and this is different type of mathematics, it's not maths, it's bio. And then we also talk about, ठीक है, तो इधर ही बताया गया। अब ये कैसे हुआ, अब ये तुम लोगों को जानना है कि 50s का हमारा एक बड़ा सा सब यूनिट है, इस तरीके से हमारा 50s का पड़ा है, और एक छोटा सा जो है हमारा 30s का पड़ा है, इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ये 30s का पड़ा है। तो इन दोनों को मिलके ये ऐसा है और ये ऐसा है। 70s कैसे हो गया, ये बिग सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, इन दोनों को मिला के ये इस तरीके का सब यूनिट कहाँ से आया, नाउ यू मे आस्क, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, वाई 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 70s एंड नॉट 80s, ठीक है। अब क्या करते हैं, व्हेन यू सेंट्रीफ्यूज देम द अमाउंट ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन देम डिसाइड्स द एस, एज दे गेट अटैच्ड ओनली 2 forces act and a little bit surface area increases and say 70s, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम अगर इनको सेपरेटली सेंट्रीफ्यूज करो, इसमें तुम 50s वाला सब यूनिट सेंट्रीफ्यूज करो, ठीक है, तो इसमें कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, ऊपर से एक नीचे से एक। फिर जो है तुम 30s वाला सब यूनिट पे एक्ट करवाओ, ऊपर से एक नीचे से एक। इन दोनों को मिक्स करके
जब हम एक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, है ना। तो अब दो ही फोर्सेस इन पे एक्ट करती है। ये ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये किधर है ये किधर है, तो एक ऐसे एक्ट कर रही है, कैसे एक्ट कर रही है, कैसे एक्ट कर रही है। तो इस केस में क्या है, 80s हो जाता। बट बिकॉज सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो ये 70s ही है, बिकॉज ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। एस इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एस इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो ना ये 50s है तुम्हारा, ये 30s है, ये मिलके 70s होता है एंड 80s नहीं होता, बिकॉज ये केस नहीं है। इसको अगर मैं जूम करके तुम्हें बताऊं, बड़ी टेस्ट ट्यूब्स में दिखाऊं, तो ये तुम्हारा अगर 50s है तो इसमें एक ये फोर्स ऐड करिए, एक ये फोर्स ऐड करिए, 50s तुम्हारा लास्ट सब यूनिट है। तो इसमें 50s आता है जब तुम फोर्सेस को सम अप करो, इसके राइबोसोम के एक सब यूनिट की फोर्सेस को सम अप करो तो ये आता है। छोटा वाला जब होता है तो इसको जब तुम सम अप करते हो तो 30s आता है। अब इन दोनों को ऐड करके क्या बनता है हमारा राइबोसोम, जिसके दो सब यूनिट्स हमने देख लिए हैं। तो ये कैसे होता है, ऐसे बनता है। तो इसमें क्या आती है, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, तो ऐड अप होके ना ये एक्चुअली जस्ट ये अटैच हो जाते हैं। अभी भी दो ही फोर्सेस रहती हैं, बस इनका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ी स्क्विश हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। तो 70s इनका होता है। ये ओवरलैप होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल मिक्स होते हैं, बिल्कुल डिफरेंस में समझ नहीं आता है, बिल्कुल ओवरलैप्ड होते हैं। एंड इसलिए इनका जो सरफेस एरिया जब तुम ऐड अप करते हो तो बस 70s ही आता है, बिकॉज दे आर स्क्वीज्ड एंड ओवरलैप्ड। देन वी टॉक अबाउट इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडी या इंक्लूजन्स कुछ भी बोलते हैं ना, ठीक है। दे अच्छा हाँ, उससे पहले एक और राइबोसोम का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने कवर नहीं किया, आई विल टेल यू। वो क्या कॉन्सेप्ट है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, पॉलीजोम, ठीक है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। तो सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। ये तुम्हारी एक सिंगल mRNA चेन है, ठीक है, ये सिंगल mRNA चेन है। इससे जो है ना तुम्हारे बहुत सारे जो है राइबोसोम इस तरीके से अटैच हो गए, ठीक है, इस तरीके से अटैच हो गए। अब अटैच हो गए, ये क्या कर रहे हैं, इसको ना प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल, ये क्या है, mRNA चेन से अटैच हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, बिकॉज बहुत सारे राइबोसोम्स जो है एक सिंगल mRNA चेन से अटैच हो जाते हैं। इस process of changing mRNA to protein is called translation. They translate the mRNA into proteins. Okay. Now inclusion bodies are reserved material in the, अब inclusion bodies की हम बात कर रहे थे कि inclusions क्या होते हैं। अब inclusions are reserved food material in the prokaryotic cells that are stored in स्टार्टर। जो फूड मटेरियल होता है ना उसको तुम किचन में ही स्टोर करते हो, है ना। ये घर है तुम्हारा तो उसमें तुम किचन में ही स्टोर करोगे उस फूड मटेरियल को। आती हूँ 10 मिनट बाद। सो रिजर्व फूड मटेरियल वी ऑलवेज स्टोर इन द किचन, वी विल नॉट स्टोर इट एनीवेयर एल्स। तो एक स्पेसिफिक ऐसे ऑर्गेनल या कुछ नहीं है, ठीक है, जो सेल है। अच्छा मैं तुम लोग को अच्छे से समझाती हूँ ये कॉन्सेप्ट। ये अगर तुम्हारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये तुम्हारा सेल है। अब इसमें खाना जो है हमारे पास जो स्टोर्ड मटेरियल है वो हम हर जगह तो स्टोर करेंगे नहीं, है ना। एक छोटे से एरिया में हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया है, इधर हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इस एरिया को हमने क्या नाम दे दिया, ना कोई मेम्ब्रेन है ना कुछ और है, हमने इसका नाम रख दिया इंक्लूजन। इस स्पेसिफिक एरिया का नाम हमने रख दिया इंक्लूजन। एक तरीके से एक स्टोरेज एरिया है सेल में जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो स्टोर करती है, इंक्लूड करती है सामान को, ठीक है। तो ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंक्लूजन पड़ गया, ठीक है। एंड दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स
लाइफ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, कोई मेम्ब्रेन होती नहीं, बस ये एक एरिया है जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मीजोसोम था वो एक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन थी, तो वो एक ऑर्गेनल भी नहीं था सही से, तो ऑर्गेनल कह दो, बट वो एक तरीके से ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स का हमने इधर स्टोर कर दिया, ठीक है। और ना साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन क्या होता है, मोस्टली स्टोर नाइट्रोजन कार्बन, जो नाइट्रोजन और कार्बन से बने जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, जो साइनोफाइसियन, गॉड ये बार बार ना ये हो जाता है मुझे, जो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन और कार्बन से बने होते हैं ना, उनको हमने लेट्स से इधर स्टोर कर दिया। ये जो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हैं इनको हमने इधर स्टोर कर दिया। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के बाद जो है, इसकी बात करो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की। अब ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स क्या है, उनको हमने इधर स्टोर कर दिया। तो ये बस एक तरीके की स्टोरेज एरिया है, ठीक है, बट यहाँ पे एक कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, एक स्टोरेज एरिया है एक तरीके से बस ना। गैस वैक्यूल्स जो है ना वो भी होते हैं, जैसे कि जिनको फ्लोट करना होता है ना, उनको उनके पास जो है गैस वैक्यूल्स होते हैं। दे प्रोवाइड बॉयंसी टू वाटर ब्लूमिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वाटर में सस्टेन करते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं, इस तरीके के गैस वैक्यूल्स होते हैं। वो क्या स्टोर करते हैं, हवा स्टोर करते हैं। तो ये भी एक तरीके के इंक्लूजन्स ही हैं, बिकॉज ये हवा स्टोर कर रहे हैं, बबल स्टोर कर रहे हैं एयर के, इससे जो है वो पानी में जो है वो बैक्टीरिया फ्लोट कर सकता है, डूबेगा नहीं, ठीक है। ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, जो कि तुम्हारे ओशंस वगैरह में रहती है। तो ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट होते हैं। और किस में प्रेजेंट होते हैं गैस वैक्यूल्स, पर्पल ग्रीन फोटोबैक्टीरिया, फोटोबैक्टीरिया जो कि पर्पल होते हैं, ग्रीन होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पर्पल ग्रीन फोटोबैक्टीरिया ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के दो टाइप्स भी होते हैं जो कि हमने शायद ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। बैक्टीरिया के दो टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड एक और होते हैं ग्राम नेगेटिव। एक स्पेसिफिक स्टेन होता है जैसे हम कहते हैं ग्राम स्टेन। सो दोज बैक्टीरिया दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड दोज बैक्टीरिया दैट डोंट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम नेगेटिव, है ना। लाइक ओके, आई गिव यू गुड एग्जांपल। लाइक ये हमने एक स्टेन उनमें ना कलर डाला, ठीक है, इसमें हमने दो बैक्टीरिया डाले। अब इसका क्या रिजल्ट आया, ये जो बैक्टीरिया आया ये कैसा दिखा, अब ये ऐसा दिखा, रुक जा, ये जो बैक्टीरिया ऐसा दिखा, हमने एक और बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसा का ऐसा रह गया। तो इसने क्या किया, इसने ग्राम स्टेन ले लिया। तो दिस इज आई ग्राम पॉजिटिव एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव बिकॉज इट डिडंट टेक द स्टेन। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसने जो है, हमने जब इनमें स्टेन डाला, हमने जो है इनमें हमने स्टेन डाला, इनमें हमने स्टेन डाला, ठीक है, इनमें से एक बैक्टीरिया ने ले लिया, एक ने नहीं लिया। तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव, ये एक ग्राम आदमी ने निकाला था, ठीक है, समझ गए। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।